हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज अपने एक बढ़िया शानदार टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपके बाल विकास में भी, आपके हिंदी में भी, अन्य लैंग्वेज में भी, आपके सब्जेक्ट चाहे पर्यावरण, चाहे गणित, चाहे विज्ञान, चाहे एसएससी सभी में। और मैं ये कहूंगा कि आज अपने नंबर 5 नंबर पक्के करने वाले हैं। और 5 नंबर आपके जो मेथड में क्वेश्चन आते हैं, और ये साइको में भी आता है, मूल्यांकन, मापन, आकलन, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, ये सारे के सारे आपके लैंग्वेज में भी और एसएसटी में भी आता है। तो अपने 2012 से 18 तक रीट के सभी प्रश्न, चाहे वो हिंदी में आए हैं, चाहे सामाजिक में, चाहे गणित में, चाहे विज्ञान में, चाहे बाल विकास में, वो सारे के सारे, इसके अलावा उससे संबंधित अन्य कोई टीजीटी पीजीटी जो भी प्रश्न आए हैं, थोड़े थोड़े उनको भी केवीएस वगैरह में, सीटेट वगैरह में सामान्य सामान्य, लेकिन मोस्टली इन प्रश्नों को सभी विषयों का संकलन एक जगह। कई बार क्या होता है कि बाल विकास में वो प्रश्न पूछ लिया जो पिछले पेपर में हिंदी में पूछा था, जो हिंदी में पूछा था वो एसएसटी में, जो एसएसटी में पूछा था वो मान लो पर्यावरण गणित वालों से, तो वो सारे के सारे एक जगह मिल जाएंगे। बिल्कुल आज चिंता खत्म हो जाएगी। मैंने 5 नंबर पक्के क्यों लिखा? क्योंकि एक प्रश्न बाल विकास में, 2 लैंग्वेज में, 3 एक एसएसटी में, 4 तो अगर कम से कम एक आया, कई बार 2-2 आ जाते हैं, 5 क्रॉस भी कर जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं अपने आपके जिन्होंने भी ये वीडियो पहले देखी थी, मैंने इनका एक्सप्लेनेशन करवा रखा है सभी भर्ती परीक्षाओं के लिहाज से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं? हाँ जी, कितने होते हैं शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य? जब हमने मापन पढ़ा था, मापन में हमने पढ़ा था कि ये मात्रात्मक पक्ष का, सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का अवलोकन करता है। और जो आकलन हमने पढ़ा था, तो आकलन में हमने मापन में क्या पढ़ा था कि मापन सिर्फ किस पक्ष का, ज्ञानात्मक पक्ष का अवलोकन करता है। और फिर हमने पढ़ा था जो आकलन में हमने जाना था गुणात्मक पक्ष का। तो कुल मिला के ये कितने तरह के होते हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, जिसको हम कहते हैं साइकोमोटर। अब आप याद करो, जब मैंने आपको पढ़ाया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जब हमने की थी, अच्छे से आपको रटवाई है, 4-5 प्रश्न वो देगी आपको नए नए करते, वो 2 क्लासें। तब हमने ये देखा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार बच्चे का जो मूल्यांकन करना है, उसके ज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर, जिसको मनोगत्यात्मक, इन सभी पक्षों का क्या है, मूल्यांकन हो जाना चाहिए। तो ये कुल कितने हो गए? उद्देश्य कितने हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर, यानी कि मनोगत्यात्मक, ये एक ही बात है। तो ये कुल कितने हो गए? 3 उद्देश्य हो गए। चलिए जल्दी से क्लास को शेयर करके आ जाए एकदम, और पूरे जोश जहन के साथ अपने इसको शुरू। ज्ञानात्मक यानी कि हमने पढ़ा था कॉग्निटिव, और क्या पढ़ा था? अफेक्टिव और साइकोमोटर। इंग्लिश वाले अगर इंग्लिश में अगर याद कर रहे हैं तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर जो टीचिंग जो है प्रक्रिया है, टीचिंग प्रक्रिया को उसके जो है ना, ये 3 पक्ष बताए गए हैं, है ना। पहले प्रश्न में जो ये कितने हैं? 3 बताए गए हैं उद्देश्य, शैक्षिक मूल्यांकन के 3 उद्देश्य। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि बच्चे के तीनों पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए। शैक्षिक प्रक्रिया को हमने जाना था कि त्रिपक्षीय प्रक्रिया है। अब पक्का अब रट लेना इस बात को, हमने त्रिकोण बना के पढ़ा था। शैक्षिक प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, त्रिकोणीय प्रक्रिया है। किसने कहा था? ब्लूम ने कहा था। किस तरह से कि एक तो सबसे पहले हम उद्देश्य का निर्धारण करेंगे, उद्देश्य निर्धारण करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? अधिगम का अनुभव करेंगे, अधिगम का अनुभव करेंगे। शैक्षिक प्रक्रिया से ही सारा सिस्टम शुरू होता है। फिर हम करेंगे बच्चे का मूल्यांकन। क्या करेंगे? मूल्यांकन। और अधिगम अनुभव में हम कह सकते हैं कक्षा कक्षीय, जितना भी काम सारा कक्षा कक्षीय, मतलब बच्चा वो सीखने के दौरान जो कुछ भी सीख रहा है। शैक्षिक प्रक्रिया, शैक्षिक प्रक्रिया को त्रिकोणीय प्रक्रिया, उसके 3 पक्ष बताए हैं। किसने बताए हैं? ब्लूम ने बताए हैं जी। किसने? ब्लूम ने। कि सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण होगा, और फिर जब हम मूल्यांकन को, हमने पढ़ा था कि मूल्यांकन का मूल उद्देश्य क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हुई, किस सीमा तक हुई या नहीं।
कुल मिला के जितना का जितना मैटर आपको शिक्षण विधियां पढ़नी है या आपको मनोविज्ञान पढ़ना है, वो सारा का सारा किस चीज का हिस्सा है? वो शैक्षिक प्रक्रिया का उद्देश्य है, शैक्षिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सबसे पहले उद्देश्य पर्पस डिसाइड हो जाएंगे, फिर उसके अनुसार क्या है कि मैंने आज आपको गत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न करवाने हैं, मैंने वो करवा दिया, फिर मैं आपको अब करवाने लग गया। आप अधिगम का इस जो आपने लर्न किया उसका एक्सपीरियंस हो गया आपको। बाद में आपसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां तो मैंने प्रश्नोत्तरी करवाई, चलो मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाया, इसके आगे प्रश्न आएंगे, और जब मैं आपके प्रश्न आपको दूंगा कि हाँ बताओ भाई ये किसने कहा, ठीक है, मूल्यांकन से संबंधित कौन सा नहीं है, तो अब अगर आप सही उत्तर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। मैंने जो उद्देश्य सोचा था आपने वो काम किया, इस त्रिकोणीय श्रृंखला में क्या है, उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। और अगर आप नहीं सीख पाए तो आपका मूल्यांकन हो गया। अब उपलब्धि देखनी है कि कैसी रही आपकी, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं जानूंगा कि समस्या कहां रही, आपको किस चीज को जो समझने में कठिनाई आई, मैं मेरा भी मूल्यांकन करूंगा कि मेरे को इस तरह से नहीं, इस तरह से बताना चाहिए था। और फिर मैं आपका भी देखूंगा कि अच्छा ठीक है, अगर सामने हो ऑफलाइन तो फिर मैं आपको देखूंगा कि ठीक है आपके ये दिक्कत आई, मतलब मैं निदान करूंगा, समस्या का जो पता लगाना, समस्या का पता लगाना, कठिनाई का पता लगाना, पता करना, वो क्या है, निदानात्मक, डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक। अच्छा, फिर मुझे समस्या का पता चल गया, अब मैं क्या दूंगा आपको, उसके बाद मैं ये समस्या क्या करूंगा, इलाज करूंगा, समस्या का समाधान करूंगा। और ये समाधान जो करेंगे उसको कौन सा परीक्षण कहेंगे, उसको कहेंगे उपचारात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण। बात समझ गए? ये सारा का सारा क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया, शैक्षिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मूल्यांकन एक एंडिंग है, और एंडिंग में फिर बच्चे के अचीवमेंट, उपलब्धियों का जिक्र किया जाता है कि अच्छा ये हासिल कर लिया। जब बच्चे के उपलब्धियों का, फिर उसमें उसकी जो कमियां थी, कठिनाइयां थी, उसका जो पता करते हैं उसको निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। और जब वो कठिनाई जो है, उस कठिनाई का क्या करेंगे हम, कठिनाई का जब हम उसका इलाज करेंगे और उसमें जो उसको दिक्कतें आई उसका जो हल करेंगे, उसको हम कहेंगे उपचारात्मक, कि भाई निदान में बीमारी का पता चल गया, उपचार में उसका इलाज कर दिया। और उपचारात्मक को क्या कहेंगे, रेमेडियल, इंग्लिश में रेमेडियल, इसको इंग्लिश में इसको रेमेडियल कहते हैं, निदानात्मक को क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक। ठीक है जी, ये बातें आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, आगे फास्टली इन प्रश्नों को करेंगे। जल्दी से क्लास को शेयर करके आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न, भावात्मक पक्ष। अभी देखो ये जो पक्ष है एक और है, मान लो मूल्यांकन करना है, बच्चे के 3 पक्ष है, तीनों पक्षों का, एक ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अब इसके मापन के लिए भी अलग अलग जो है ना शिक्षण विधियां हैं, अलग अलग मापनियां हैं कि बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष का जो है मूल्यांकन करना है कि बच्चे ने ज्ञान प्राप्त किया या नहीं। उसके भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन करना है कि उसका भावात्मक पक्ष आगे बढ़ रहा है, उसका मूल्यांकन करना है, हो रहा है सब या ठीक है, नहीं हो रहा, इस पक्ष का मूल्यांकन करना है। तो उसके लिए अलग अलग ज्ञानात्मक पक्ष का, अगर बच्चे ने ज्ञान की प्राप्ति की या नहीं, तो उसके लिए जो मापनियां, अलग अलग विधियां, मेथड है, वो है कि मौखिक, ओरल प्रश्न पूछेंगे, ओरल क्वेश्चन, और लिखित में थोड़ा सा लिखवा लेंगे, और क्या है, इंटरव्यू के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से पता चल जाएगा कि ज्ञानात्मक पक्ष जो है उसका मूल्यांकन हो गया, सब ठीक चल रहा है। अफेक्टिव जो है, भावात्मक पक्ष जो है, उसका रुचि परीक्षण होगा, उसका रुचि के बारे में भावों को व्यक्त करेगा, वो अभिवृत्ति परीक्षण होगा, समायोजन होगा, समायोजन मूल्य परीक्षण होगा उसका, और क्या होगा, समाज नीति। अब देखो शिक्षण की जो अलग से विधियां होंगी ना, मैं ये सारी करवाऊंगा। अब क्योंकि मैंने ये देखा है आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, जितने बच्चे भी पढ़ रहे हैं, एक तो आपके पास ना व्यवस्थित योजना नहीं है। हर क्लास में बोलता हूं, अगर बड़ी गाइडें और एनसीईआरटी अगर ये नहीं पढ़ी जा रही, तो शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ने के लिए कलाम ने हर विषय की पतली पतली बुकलेट निकाली है, वो ले आओ और आप पढ़ सकते हैं। अगर अभी भी पढ़ रहे हो, अभी अगर आपने पढ़ना अभी शुरू किया है, अगर आप 2-4 महीने से पढ़ रहे हैं, बड़ी गाइड आपके सेट बैठ गई है, तो अलग बात है, क्योंकि बिल्कुल सिलेक्टिव मैटर आएगा उसमें। और ये शिक्षण विधियां मैं आपको ना ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से मुख्य मुख्य चीजें करवाऊंगा, तब उसमें ये चीज अपने क्लियर कर लेंगे। क्रियात्मक, साइकोमोटर,
अब इसका पता लगाना है बच्चे के, ये मनोगत्यात्मक पक्ष का मूल्यांकन करना है, तो उसके लिए जो मापनी है वो है प्रायोगिक परीक्षण। ठीक है, अब यहां से प्रश्न आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष का मापन करने के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। वो दे देगा साक्षात्कार, वो दे देगा लिखित, वो दे देगा मौखिक, और एक दे देगा प्रायोगिक। तो प्रायोगिक किस पक्ष का? क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन करने की विधि है। भावात्मक पक्ष में रुचि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, समायोजन, समाजमिति, समा रुचि, अभिवृत्ति, इनसे पता चलेगा उनके भावों का। ठीक है जी, चलिए अब वही प्रश्न आगे था कि भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है। तो अभी हमने देखा था अभिवृत्ति और समाजमिति, समाज वाली, और क्या था? रुचि परीक्षण। ये सारे के सारे किस में आते थे? भावात्मक पक्ष में। सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं, ये हिंदी में आया हुआ अभिवृत्ति मापनी। चलिए, आपके सही हो रहे हैं तो बिल्कुल कुछ बच्चे हाथों हाथ रिप्लाई कर रहे हैं। चलिए इसका उत्तर दीजिए। निम्न में से निम्न प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है। निम्न में से प्रश्न पत्र की असंगत। भी प्रश्न पत्र अगर हमने बनाना है, एक प्रश्न बनाया जाता है ना, पेपर बनाया जाता है बच्चे का, तो उसमें सब बातें ध्यान रखी जाती है, आपको पता है। और ये मैं अच्छे से आपको बताया था। विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, व्यवहारिकता, बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्न होने चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, लेकिन अति व्यापकता नहीं होनी चाहिए। अच्छा, व्यापकता भी किस चीज की? एक बात ध्यान रखना, व्यापकता अगर है प्रश्न पत्र में, हमने व्यापकता शब्द को जाना, ये प्रश्नों की व्यापकता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। प्रश्नों की व्यापकता नहीं है। व्यापकता अलग अलग चीजों की व्यापकता हो सकती है, उसमें व्यवहारिक नॉलेज के बारे में और के बारे में। प्रश्नों की व्यापकता बिल्कुल नहीं होगी। किस चीज की व्यापकता? आगे हम प्रश्न में देखेंगे। जल्दी से क्लास को शेयर करके ले, आज 100 वाला टारगेट पूरा करना है, नहीं तो भैया फिर मामला जो है ना बिगड़ जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा। जिस उद्देश्य के लिए प्रश्न पत्र तैयार किया गया। अभी कल मैंने आपको जो क्लास लगाई थी, तो वैध, विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठता और विभेदीकरण, इनके बारे में बताया था। विभेदीकरण बताया था कि सभी बच्चे अलग अलग भिन्नता लिए होते हैं, डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो पेपर बनाना होता है प्रश्न पत्र, तो उसको विभेदीकरण कहते हैं। विश्वसनीय कि कितनी बार भी पेपर का परीक्षण किया जाए। मान लो मैंने कॉपी चेक की, मैंने 50 में से 40 नंबर बच्चे को दे दिए। अब किसी को डाउट हुआ, वो कहेगा दिखाओ मुझे कॉपी चेक करनी है। अब वो कॉपी चेक करेंगे, जब वो देखेंगे तो उन्होंने भी पाया कि बिल्कुल 40 है। कितनी बार भी, कितने अवसर में, कितनी स्थितियों में चेक किया जाए, उतने ही रहे, मतलब बारंबारता रहे, वो विश्वसनीय होता है। वैध परीक्षण क्या होता है कि जो उद्देश्य डिसाइड किया गया है, उसकी पूर्ति करता है या नहीं करता, उसका पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? वैध परीक्षण होता है। देखो, प्रश्न पत्र में जो पेपर बनाया जाएगा, तो उसमें प्रश्न पत्र की विशेषता में क्या होता है? प्रश्नों को जब सम्मिलित करते हैं कि वैध भी होने चाहिए, वैधता लिए भी होने चाहिए, विश्वसनीय भी होना चाहिए प्रश्न पत्र, और वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए। ये सारी बातें विषयपरक भी, मतलब पाठ्यक्रम के अनुसार भी होना चाहिए। अब क्या है, पेपर बना दिया, किसी को डाउट हुआ उसमें कि भाई ये पेपर सही नहीं है। जो शिक्षण के उद्देश्य थे, सबसे पहले शैक्षिक प्रक्रिया में हमने उद्देश्य सेट किए, कि वो जो उद्देश्य सेट किए थे भाई साहब, कि ये इनको करवाया जाएगा और इसमें से पेपर आएगा, फिर वो तो उद्देश्य की तो पूर्ति नहीं हुई। अब क्या करेंगे? अब वो देखेंगे पेपर को देखेंगे कि हाँ भाई, जो उद्देश्य डिसाइड किए थे उनकी पूर्ति हुई या नहीं। देखेंगे कि ये 5 टॉपिक दिए थे, मान लो एक एग्जांपल, 5 में से हमने डिसाइड किया था कि ये चीजें, ये उद्देश्य अपने सेट हो जाने चाहिए, कब वो तो उसके यार बार भी नहीं है, तो वो कौन सा परीक्षण हो गया? वैध परीक्षण। अब वो चेकिंग, मान लो नंबरिंग पे दिक्कत आ गई, तो नंबरिंग की बार बार जब जांच करेंगे, उसको जांचेंगे, अगर सही गलत मैंने 40 दिए लेकिन वास्तव में नंबर 30 पाए गए, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? पेपर जो है विश्वसनीय नहीं होगा। तो इस तरह से इसका ठीक उत्तर है वैध। उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं, ये जानने के लिए अगर जो परीक्षण किया जाता है प्रश्न पत्र का, शिक्षार्थियों के सतत व समग्र मूल्यांकन, CCE, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में किस पर। अब देखो,
अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, ये 34 साल बाद आई है। इससे पहले कौन सी एजुकेशन पॉलिसी थी? ये थी। तो इससे पहले अगर कोई भी शैक्षिक चीजें जो चल रही है तो वो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तो है नहीं, है ना। तो वो कौन सी 68 वाली नहीं, 86 वाली जो दूसरी, ये कौन सी है? दूसरी शिक्षा नीति। तो दूसरी शिक्षा नीति में सतत कि बच्चों का मूल्यांकन किस तरह का होना चाहिए, वो होना चाहिए कंटिन्यू, और क्या होना चाहिए? व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। 6 नंबर, सीबीएसई ने किस वर्ष, ये आपको लिखाया था, 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत व व्यापक समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी। जल्दी 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 सन लिखिए भाई। 2010 11, 2009 10, 2009 2008। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कक्षा 1 से 5 के लिए 2004-5 में इसको सम्मिलित कर लिया गया था, और 2010वीं क्लास में कब इसको सम्मिलित किया गया? तो ये खुद ही कह रहा है कि 10वीं है तो 10वीं है तो 10-11, 2010-11 में 10वीं क्लास के लिए। और अपने राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सीसी को लागू किया गया था, जयपुर और अलवर में। सीसी में व्यापकता से आशय निम्नांकित से नहीं है। व्यापकता जो शब्द है, विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता, कौन सा नहीं है? तो मैंने कहा प्रश्नों की व्यापकता कहीं भी आए तो वो नहीं है। प्रश्न संख्या 8, ग्रेडिंग। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, सीसी जो है उसमें क्या है, ग्रेडिंग दी जाती है 2017-18 में। सीसी पैटर्न जो कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो पैटर्न है वो 2010-11 में हमारे विद्यालयों में लागू कर दिया 10वीं में। लेकिन अब सीसी में पहले तो अब आप देखो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से आया करते थे। तो ग्रेडिंग की सबसे बेस्ट अगर आप बच्चा, आपने कहना A1 A+ जो कहते हैं कि A1 काम किया है भाई, तो अगर 91 से 100 के बीच बच्चे के नंबर हैं तो वो कौन सी ग्रेडिंग में? A1 में आ जाएगा। A2 में, यानी कि इसको आप A+ मान लो और इसको आप सामान्य A मान लो। 81 से 90, तो ये एक ना नंबरिंग दी हुई है। B1 में 71 80, B2 में ये थोड़ी सी ग्रेडिंग है, तो ग्रेडिंग 17-18 में दी गई। आपको जो पीपीटी मिलेगी, क्लास बहुत लंबी हो जाती है। संतवीर सर टेलीग्राम पे इसी नाम से संतवीर सर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, उसमें आपको हर क्लास की मैं हर बार क्यों बताता हूं ये, क्योंकि कंटिन्यू बच्चे मान लो जो आते हैं अपने पास 1000 2000 3000 5000, उनके अलावा कोई नए बच्चे देखते हैं तो उनको पता चल जाए कि ये जितना का जितना कंटेंट है फ्री में संतवीर सर टेलीग्राम पर मिल जाता है। और जो बच्चे आज ही क्लास देखने हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की प्लेलिस्ट इसी YouTube चैनल पर है। और जितनी क्लासें मैंने लेवल 1 लेवल 2 की प्योरली एनसीईआरटी से बाहर, बिल्कुल नहीं, 2024-25 की किताबों से डेटा करवाया, शॉर्ट एंड स्वीट, उससे बाहर रहेगा नहीं। और अगर आपको वो पीपीटी चाहिए, उसकी पीडीएफ चाहिए, तो संतवीर सर टेलीग्राम पर क्लासें आप एक बार जरूर देखना, आपको खुद को पता चल जाएगा कि बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मैटर है। और उसी में से आना है, क्योंकि सीधा सिलेबस के नीचे लिखा है 2024-25 की किताबों से प्रश्न आएंगे। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, प्रश्न निर्माण करना, समेकन करना, छात्रों की कमियों के कारण। अब देखो, अगर इस तरह से बड़ी सी लाइन लिखी हो ना, किसी भी चीज के सोपान या चरण पूछे जाएं, तो ऐसी बड़ी लाइन हो तो वो उत्तर ही होता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको देखो कि उद्देश्यों को लिखना, फिर निर्माण करना, तैयार करना, ये चीजें एक साथ कंटिन्यू जुड़ रही है कि हाँ उद्देश्य लिख लेंगे, फिर प्रश्नों का निर्माण होगा, या प्रश्नों के निर्माण से पहले एक और चरण होगा, फिर ब्लूप्रिंट बनेगा, फिर वो जो है समंकन है, ये समंकन जो हम अंकन करते हैं ना, अंकन, वो समंकन, ठीक है। तो ये है छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। अच्छा, मुझे आप परीक्षण में बताएं, मैंने आपको जो पढ़ाया था निदानात्मक, उपचारात्मक या उपलब्धि परीक्षण, बच्चों की कमियों का किसमें पता चलता है, उनको क्या दिक्कत आ रही है, कौन से परीक्षण में? कमेंट करके, बिल्कुल जल्दी जल्दी कमेंट करके आप बताएं। प्रश्न संख्या 10। अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है कि सबसे पहले वो पहचान या स्वरूप के बारे में डिसाइड किया जाता है। इसमें जो पूछा गया था उपलब्धि परीक्षण, तो सबसे पहले जो है ना पहचान या स्वरूप सेट किया जाता है, जिसमें उद्देश्य, विषय वस्तु, कठिनाई स्तर डिसाइड किए जाते हैं। और फिर प्रश्नों का ब्लूप्रिंट जो है वो बनाया जाता है, जिसमें उद्देश्य, विषय वस्तु और प्रश्नों के प्रकार के आधार पर वो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है।
और संपूर्ण उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, और फिर प्रश्नों का निर्माण, अंकन योजना, निर्णय लिया जाता है प्रश्नों के निर्माण में, इसके बारे में उत्तर तालिका निर्माण, ये सब चीजें तैयार की जाती है, ये बताया गया। आगे व्यवस्थित बता दूंगा इसको, निश्चिंत रहे। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समेकन योजना बनाने का, समेकन नहीं है ये, समंकन है, समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, प्रश्नों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, उपयुक्त सभी। तो ये अभी आपको बता ही रहा था मैं, वैसे मैंने आपको फास्टली बता दिया था। यहां था कठिनाई स्तर वाला, और ये इसमें निर्णय वाली बात अच्छा नहीं लिखी हुई है ना, तो ये निर्णय वाला है, निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, कि निर्णय वो जो डिसीजन लेना है समंकन योजना में किस कौन से की कितनी नंबरिंग की जाएगी, तो वो असंगति जितनी है उसको दूर करने में सहायता करना क्या है, समंकन योजना। उपलब्धि परीक्षण के जो चरण है, 4 चरण, 4 चरणों में एक चरण जो होता है जो नंबरिंग वाला प्रश्न पत्र वाले में, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, निर्णय संबंधी जो असंगति आती है उसको दूर करना। प्रश्न संख्या 10, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। ब्लूप्रिंट ढांचा जब तैयार करते हैं, शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण, प्रश्नों के प्रकार। तो एक बात और ध्यान रखना आप, जो मूल्यांकन हम पढ़ेंगे उसमें भी, मूल्यांकन में भी हमने 2 तरह का पढ़ा था, मूल्यांकन में भी हमने 2 टाइप पढ़े थे। फिर अगर उपलब्धि परीक्षण पढ़े तो उपलब्धि परीक्षण में भी क्या है, उसके क्या है, 2 प्रकार हम पढ़ते हैं। क्या, प्रमाणीकृत, एक तो होता है प्रमाणीकृत और एक होता है अप्रमाणीकृत, अप्रमाणीकृत। और इधर मूल्यांकन में उनको हम पढ़ते हैं तो निर्माणात्मक और गुणात्मक। तो जो ये होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है, और एक होता है इधर वाला, कौन सा होता है उसको आप ध्यान रख लेना, जो योगात्मक वाले में जिसको हम समेटिव, मैं इंग्लिश में इनकी वर्डिंग याद रखता हूं, निर्माणात्मक कह दो या रचनात्मक कह दो, एक ही बात है। अच्छा, ये जो प्रमाणीकृत होता है ना, ये वाला होता है, इसको हम पूरा प्योरली वैज्ञानिक मानते हैं, पूरा क्या माना जाता है, वैज्ञानिक माना जाता है। और अप्रमाणीकृत में क्या आता है, शिक्षक निर्मित चीजें आती हैं, शिक्षक निर्मित। तो जो ब्लूप्रिंट का ढांचा तैयार किया जाता है, शिक्षक ने अपनी तरफ से कुछ किया, उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो शिक्षक निर्मित सामग्री जो इसमें उपयोगी नहीं रहती। शिक्षण के लक्ष्य क्या है, शिक्षण के लक्ष्य, क्योंकि शिक्षक का खुद का तो और भी कलाकारी कर ले मेरे जैसा, पाठ्य वस्तु का प्रकरण क्या है और प्रश्नों के प्रकार क्या है, इन सभी चीजों को देखा जाता है, फिर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ब्लूप्रिंट आता है ना कि इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, इससे निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, तो पहले शिक्षण के लक्ष्य देखे जाते हैं कि हम इस कक्षा में मान लो जो है 8वीं में इतिहास की किताब लगा रहे हैं, वहां शिक्षण का लक्ष्य क्या है कि अगर ये किताब यहां पढ़ाई जाती है, पाठ्यक्रम है कि राष्ट्रीय आंदोलन है, ये है वो है, तो इसमें हमारे जो बच्चे हैं उनको पता चल जाए कि हमारे जो थे क्रांतिकारी लोग थे उनका क्या योगदान है, महिलाओं का क्या योगदान है, हमारी सभ्यता संस्कृति वो कैसी थी, अगर उनके बारे में पढ़ाना है तो वो चीजें उसमें ऐड करेंगे। खैर, सभ्यता संस्कृति 6ठी क्लास में कर देते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री 7वीं में कर देते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री 8वीं में रखी जाती है। तो वो लक्ष्यों को देखते हुए पहले तो सेट किया जाएगा, वो भी देखे जाएंगे, फिर पाठ्य वस्तु का जो प्रकरण है सभी पाठों का वो देखा जाएगा, और फिर प्रश्नों के प्रकार जो हैं वो डिसाइड किए जाएंगे। तो जो शिक्षक निर्मित सामग्री है उसको अप्रमाणीकृत में माना जाता है। ये तात्कालिक है, लाल की बन गया था, तात्कालिक था, ये थोड़ा जल्दबाजी में काम हुआ क्योंकि आज थोड़ी सी घटना घटित होगी। चलो कल मेरा मूड ऑफ हो जाएगा, कल इसका जिक्र करेंगे। तात्कालिक लक्ष्य, विद्यार्थी की अधिगम समस्या व कठिनाइयों को हल करने हेतु शिक्षण है। अब आप ध्यान रखें, यहां लिखा है तात्कालिक लक्ष्य, फिर है विद्यार्थी की अधिगम समस्या, फिर क्या है, उसको कोई कठिनाई आ रही है, ठीक है, और यहां शब्द है हल। एक बात का अच्छा उत्तर बताओ जल्दी जल्दी, कौन सा है? हल करने हेतु शिक्षण है। उपचारात्मक, निदानात्मक, क्रियात्मक,
वर्गण शिक्षण जो भी है, चलो ये तो है ही नहीं, ये तो आपको पता ही चल गया। क्रियात्मक अनुसंधान वाला ना किसी एक टॉपिक के साथ करवाऊंगा आपके, जो लगता है ना। चलिए ठीक है, कुछ बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं, बढ़िया है, शाबाश। चलो जो भी बच्चे उत्तर दे रहे हैं वो ठीक है, मेहनत की है नहीं की, और मक्खी भी उत्तर देने के लिए आ गई। अगर तो आए हल की बात, तो हल किसमें किया जाता है? रेमेडियल शिक्षण में, उपचारात्मक में। और अगर आए उसका पता लगाना, हल की जगह आ जाए कठिनाई का पता करने हेतु जो तरीका अपनाया जाता है, तो पता करना हो सिर्फ कि बच्चे को पढ़ने में समस्या क्या आ रही है, उसकी जानकारी प्राप्त करना, तो वो क्या हो जाएगा? निदानात्मक, डायग्नोस्टिक हो जाएगा। और अगर उसका हमने समस्या का समाधान करना है, उसका हल करना है, तो वो क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण। पक्का रट लेना भाई, इनमें से तो एक प्रश्न तो उपचारात्मक और निदानात्मक में से आता ही आता है, और बाकी सभी चीजें साइको मनोविज्ञान में है। उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है, कल मैंने आपको बताया था, 3 तरह की चीजें बताई थी। थोड़ा सा फास्टली रिवीजन कर देता हूं। एक उपलब्धि, और एक उपलब्धि, और एक था निदानात्मक, ठीक है, और एक था उपचारात्मक, ठीक है, उपचारात्मक। और मैंने ये कहा था, ये पेपर के बाद, यानी कि मूल्यांकन के बाद हम कह दें पेपर के अंत में होता था, और निदानात्मक उपलब्धि के बाद, उपलब्धि परीक्षण हो गया, उपलब्धि के बाद होता था, और जो उपचारात्मक शिक्षण था ये निदानात्मक के बाद होता था, निदानात्मक के बाद होता था, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमने पूछा उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले क्या आवश्यक है, अगर पूछता निदानात्मक हेतु पहले क्या आवश्यक है? उपलब्धि परीक्षण। क्या आवश्यक है? अचीवमेंट टेस्ट। और उसने पूछा उपचारात्मक हेतु पहले क्या आवश्यक है? निदानात्मक परीक्षण। उपचारात्मक की शुरुआत कब की जाएगी भाई? समस्या का हल कब किया जाएगा? जब पता चलेगा कि समस्या है क्या, और समस्या है क्या ये पता किससे चलता है? निदानात्मक परीक्षण से। अच्छा, ये समस्या है, इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? बच्चे का अचीवमेंट टेस्ट, उसके अच्छे बुरे का, उसकी कमी का, उसकी जो भी थे गुण दोष सब, पहले उसका अचीवमेंट टेस्ट होगा। अचीवमेंट टेस्ट होके मेरे पास आया डेटा, अब मैं देखूंगा कि इसमें, अब मैं वो जो देखूंगा ना कि इसमें इसको क्या समस्या है, मतलब मैं अब क्या कर रहा हूं? निदानात्मक परीक्षण। कोई ऐसे पैमाना नहीं है कि बच्चे को बिठा लिया, हाँ भाई वो निदानात्मक परीक्षण वाला मेरे को उठा के देना परफॉर्मा, अच्छा इसमें क्या किया जाएगा? कठिनाई का पता, चल बच्चे बताओ मुझे कठिनाई क्या है, ऐसा कुछ ही नहीं है। ये मेथड है, एक ही मैंने पेपर ले लिया, सीधा याद रख लो, पेपर ले लिया, अब पेपर आ गया, मतलब वो मूल्यांकन हो गया, उसका टेस्टिंग होगी, पेपर आ गया, तो उस पेपर में क्या कि उसकी वो नंबर कार्ड या कोई भी जो भी उसका था, उसकी उपलब्धियों का पता चल गया, देसी तरीके से बता रहा हूं। अब उसको मैंने गहराई से देखा कि अच्छा इसको कौन से प्रश्न में दिक्कत आ रही है, ये कल मैंने आपको बताया था, जैसे सन याद रखने में या कुछ भी, तो क्या हो गया? मैं इस विधि का यूज कर रहा हूं, कोई दिखेगी नहीं कि ये मैं बढ़िया टाई बेल्ट लगा के और विधि, ऐसा कुछ ही नहीं है। मतलब मैं जब उसकी समस्या का पता कर रहा हूं ना, तब मतलब ये कौन सा मेथड है, इसको निदानात्मक कह दिया। और जब मैं बताऊंगा बेटा ऐसे नहीं, ये तेरे को दिक्कत आ रही है, ये कर लो, उसका इलाज कर दिया, तो उपचारात्मक। इलाज तब होगा ना जब बीमारी क्या है, बीमारी का पता करने के लिए निदानात्मक परीक्षण है। ठीक है, उम्मीद आप समझ रहे होंगे, और अच्छे से समझ रहे हैं तो जल्दी 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 शेयर करके आना भाई, जल्दी से शेयर करके आओ। मैं तब तक अगले प्रश्न के ऑप्शन निकालता हूं, प्रश्न निकालता ही नहीं। लो चलो, ये ऑप्शन से तब तक, जब तक आप शेयर करके आते हैं तब तक जो है ना, लो देख लो, तब तक आप क्या करो, शेयर करके आओ, मैं ऑप्शन पढ़ता हूं, ऑप्शन से आप जज करो कि ये कौन सा प्रश्न हो सकता है। छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। प्रगति का पता वो रचनात्मक वाला जो हम करते थे फॉर्मेटिव में, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, त्रुटियों का पता लगाना। अच्छा, अगर कमी का पता लगाना है, त्रुटि का पता लगाना है जानकारी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निदानात्मक। ठीक है, क्या हो जाएगा? निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, बात क्लियर। अच्छा, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये तो हमारे
इन दोनों में से एक प्रश्न है। अगर छात्रों की त्रुटियों का पता करना है, उसकी कमियों का पता करना है, तो निदानात्मक हो जाएगा। और अगर उपचारात्मक, अब त्रुटि की वजह से बच्चे को कोई दिक्कत आई, मतलब ये समस्या आ रही है, तो वो अन्य बच्चों से उस चीज में तो पिछड़ जाएगा ना, जो चीज उसको याद करने में दिक्कत हो रही है। अब उस त्रुटि का, उस कमी का, जो उसकी समस्या है उसका पता करना, त्रुटि कह दो, समस्या कह दो, कठिनाई कह दो, कुछ भी कह दो, एक ही बात है, पता करना है ना, तो निदानात्मक परीक्षण है। अब अगर उसमें उसको समस्या आ रही है तो अन्य बच्चों से पिछड़ जाएगा, तो पिछड़ापन दूर करने के लिए क्या करेंगे, बच्चों की समस्या का समाधान। जब समाधान हो गया तो बच्चों का पिछड़ापन दूर हो जाएगा। इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। रीट लेवल 2 2015। बात को समझ लगे क्या, बात को समझ गए कि पिछड़ापन, अच्छा जो बेचारे शेयर करके आए हैं उनके लिए दोहराव कर देते हैं अपने छात्रों का पिछड़ापन दूर करने का मतलब बताया। पिछड़ापन, अरे तो चलिए अभी अपने चल गई क्या क्लास, हाँ जी ठीक है। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या हो गया, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, और ये क्लियर हो गया था। चलिए नेक्स्ट, लाइट जाती है तो भाई समस्या हो जाती है। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति, मैंने आपको प्रश्न पत्र, जब मैंने आपको कहा था कि वस्तुनिष्ठ निबंधात्मक को अच्छे से पढ़ लेना, इन दो प्रश्नों के गुण दोष दोनों, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ के, उसमें से प्रश्न आ जाता है। हम मनोविज्ञान में तो नहीं आता, जब आप अपने विषय की शिक्षण विधियां पढ़ते हैं तो उसमें बिल्कुल प्रश्न आता है। तो विचार व्यक्त करने का सबसे बढ़िया जो तरीका होता है, आप खुले से जिसको लिख सकते हो, वो कौन से होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्नों में अगर प्रश्न आते हैं तो वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक में सही, और वस्तुनिष्ठ में भी, ऑब्जेक्टिव में भी आप देख लेना, सही गलत, कथन, कारण, ऑब्जेक्टिव, ये सारे वस्तुनिष्ठ में आते हैं। रिक्त स्थान, अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है, शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण। और मैंने अभी आपको बताया था दो तरह का परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण है, दो तरह का मूल्यांकन में हमने पढ़ा था, प्रमाणीकृत और अप्रमाणिक। और मैंने प्रमाणीकृत के ब्रैकेट में लिखा था वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का मतलब जो होता है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिविटी वाला है, और सबसे बेस्ट उसी को माना जाएगा जो वैज्ञानिकता लिए हुए होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये थोड़ा सा बताया हुआ है, फास्टली करवाना पड़ेगा क्योंकि आपके सभी परीक्षाओं के प्रश्न इसमें हैं रीट के, तो आपके लिए फाइनली बहुत ही काम की क्लास है। इसको ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों से शेयर भी कर देना, कर ही आओ ना, मैं ये समझा देता हूं, ऊपर बताया हुआ था। ये प्रमाणीकृत गैर जो था, इसको मूल्यांकन में परिमाणात्मक जो मूल्यांकन था उसमें इसको शामिल करेंगे। और वे वैज्ञानिक है, बुद्धि, रुचि, अभिरुचि, उपलब्धि, व्यक्तिगत परीक्षण, ये सारे के सारे किसके प्रकार है, प्रमाणीकृत परीक्षण के प्रकार हैं। और अप्रमाणीकृत परीक्षण, और उधर हमने देखा था गुणात्मक परीक्षण, जिसको इसको एक बार मूल्यांकन को भूल जाओ, आप मूल्यांकन को छोड़ दो, मूल्यांकन वाली बात को आपने याद रखना है। अप्रमाणीकृत जो होता है परीक्षण, वो अध्यापक द्वारा तय होता है, ठीक है, कम विश्वसनीय है, जैसे साक्षात्कार है, प्रश्नावली विधि है, और रेटिंग स्केल है, रेटिंग देना, संचयी आलेख है, चेकलिस्ट जो है, प्रक्षेपी विधियां हैं, व्यक्ति इतिहास, केस स्टडी विधि है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना खुलापन है, तो खुलापन है, बोलने की स्वतंत्रता है, तो आप मेरे विचारों से सहमत हो ना हो, वो सारी बातें हो जाती है। तो साक्षात्कार भी आपको, साक्षात्कार पे तो बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। मान लो इंटरव्यू में, हमारा तो हुआ नहीं अभी, जिनका हो गया और बाद में वो बड़े सवाल खड़े हुए उस पे, है ना। और धीर दाबाई सर ने भी उस पे पोस्ट डाली थी, जैसे कि ये बड़ा जो है इस चीज को बंद होना चाहिए कि साक्षात्कार जो है, तो साक्षात्कार को विश्वसनीय नहीं माना जाता। रेटिंग स्केल दी जाती है, मेरे हाथ में है, मैं ये रेटिंग स्केल देना अपने आप में बच्चे के हित में सही नहीं है। तो ये अध्यापक निर्मित परीक्षण है, इसको अप्रमाणीकृत कहते हैं। और सबसे विश्वसनीय क्या माना जाता है, प्रमाणीकृत, जिसमें बुद्धि का, रुचि का, अभिरुचि का, उपलब्धि का ये जो टेस्ट होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है कौन सा है, आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक। ये तो सारे के सारे क्या, आलोचना, ये निबंधात्मक में चले गए। तो मिलान वाला, सत्या वाला, ये सारे जो है वस्तुनिष्ठ। निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं। निदानात्मक परीक्षण विधि जो है, निदानात्मक, उपचारात्मक, ये जो परीक्षण विधि है ना, इसमें दो तरह के परीक्षण होते हैं। अध्यापक निर्मित को क्या कहेंगे हम, अप्रमाणीकृत, अप्रमाणीकृत,
ठीक है, और एक होती है मानकीकृत। उपलब्धि परीक्षण के और उनके सबके क्या है, ये दो प्रकार है। और उपलब्धि परीक्षण के जब सोपान पूछे जाए तो सोपान कितने हैं उसके, 4 हैं। क्लास को बार बार लिख के कॉमन चीजें एक जगह सेलेक्ट अपने हिसाब से कर लेना, और इस क्लास को देखने के बाद आपका ये टॉपिक जो है ना वो एकदम शानदार हो जाएगा। बाल विकास और उसमें तो प्रश्न गलत होगा ही नहीं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का कोष है, और जिसने अब कंटिन्यू रहना जरूरी है, क्योंकि मैं उस हिसाब से करवाऊंगा। मेरी अगर पीछे वाली वो क्लासें आपने नहीं देखी तो आपको थोड़ा कम समझ आएगा, सीधी सी बात है। मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को उठाया, उसको करवाया, उसके ऑब्जेक्टिव करवाए, और उसमें मैंने कुछ वर्ड्स आपको बताए थे कि मनोविज्ञान में अगर ये शब्द आ जाता है इसका मतलब वो उत्तर होता है, ये शब्द आए तो ये, मैंने आपको बताए थे वो तरीके। ठीक है, अब अगर वो देखा हुआ है आपने, वहां शब्दों के अर्थ बताए थे, तो यहां दिक्कत ही नहीं आएगी। सतत व व्यापक मूल्यांकन का कोष नहीं, दोष है। क्या दोष है, इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है। दोष थोड़ी हो गया, अच्छी बात हो गई। कमियों का ज्ञान होता है, अच्छी बात है। इसमें अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति, अच्छी बात है। यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार अनुपात क्या है, 30:1। मान लो एक टीचर ने 30 बच्चों का कंटिन्यू आज जो पढ़ाया उसका मूल्यांकन भी करना है, नया काम भी देना है। तो अगर शिक्षक छात्र अनुपात ज्यादा है तो भैया ये लागू नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही टीचर तो कंटिन्यू उस पे काम नहीं कर सकता। विषय कितने हो जाते हैं, हर विषय के हर जो डेली जो पढ़ाई गई चीज उसका मूल्यांकन साथ में साथ। तो ये कहता है कि यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात जो है कम हो, कि 5-7 बच्चे और एक टीचर हो। ठीक है जी, ये इसका दोष माना गया है। 19 नंबर प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको बताया कितने उपलब्धि परीक्षण में कितने सोपान है, 4 सोपान दिए गए हैं। ये देखो ये बताए गए हैं, स्वरूप या योजना बनाना, ठीक है, उद्देश्यों को लिखना, फिर हो गया ब्लूप्रिंट यानी कि कार्य योजना बनाना, और फिर ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न बनाना। ये स्क्रीनशॉट लेके लिख लो या वैसे रख लो। तो ये क्या है, उसके उपलब्धि परीक्षण के 4 सोपान माने गए हैं। अब इसको बार बार मैं समझाऊंगा नहीं भी, क्लास बहुत लंबी हो जाती है, सामान्य बातें हैं। मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है, मूल्यांकन के पक्ष में क्या सम्मिलित है, मात्रात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, अप्रेरणात्मक पक्ष। हमने 3 पक्ष पढ़े थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। शैक्षिक मूल्यांकन के 3 पक्ष थे, उनमें से कौन सा इसमें नाम है, एक दिया हुआ है, ये लो, ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव वाला है इसमें। चलिए प्रश्न संख्या 21, सतत व व्यापक मूल्यांकन का दोष है। अच्छा, वहां भी दोष पूछा गया था, यहां भी अल्प समय में होने वाली परीक्षा से विद्यार्थी वर्ष भर अध्ययनशील रहता है, कि थोड़े से समय बाद उनके टेस्ट होते रहते हैं। सतत तो फिर ही होगा ना, निरंतर कंटिन्यू टेस्ट। शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देशन व परामर्श निरंतर देता रहता है। विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर कंटिन्यू होगा, टेस्ट तो कंटिन्यू जानकारी होगी। लेकिन इसकी समस्या एक और है, एक तो वो समस्या हो गई कि शिक्षक छात्र अनुपात कम होना चाहिए, फिर एक ये होगी विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का। कई बच्चे जो है, अब मान लो ये बिल्कुल है, मान लो मैंने टेस्ट लेना हो ना स्कूल में, मान लो 12वीं है, 10वीं है, 11वीं किन्हीं का, तो आधे तो दूसरे दिन उनको होता है टेस्ट होगा, टेस्ट नहीं आया तो थोड़ी से मतलब बेइज्जती का सवाल भी तो हो जाता है। ठीक है, और थोड़ी टॉर खराब हो जाती जवाका दी क्लास, थोड़े नंबर घट आए हो, तो फिर क्या है, वर्ष भर उनको परीक्षा का भय बना ही रहता है कि वो टेस्ट होगा, नंबर आएंगे, कम आएंगे, डांट पड़ेंगे, जिससे उसका स्वाभाविक विकास स्वाभाविक जो नेचुरल उनकी ग्रोथ है वो प्रभावित होती है। तो ये एक इसका दोष है। उम्मीद आप समझ रहे होंगे तो जाके क्लास को एक बार उधर से लाइक करो, फिर उधर वाले बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करो कि स्वराज गुना हो निहाल कर दिया। भाषा शिक्षण, ये सारे के सारे, एक बात बताऊं, हिंदी के प्रश्नों में से आए हुए प्रश्न लाना, गणित में, विज्ञान में, और क्या कहूं मैं, सामाजिक में, बाल विकास में प्रश्न ये लाना, कल का 2 दिन लग गए इन प्रश्नों को। पहले तो मैंने इधर उधर से जगह जगह से कलेक्ट करके लिखा मैटर को, फिर गुरलाल सर ने इनको स्लाइडें बनाई, तो हमें पूरे 2 दिन लगे हैं इस एक क्लास के लिए। ये नहीं आधे घंटे में तैयार की। और एक मुझे ना बड़ा दुख होता है भाई, इसको देखते हुए मैंने भी ये सोचा है, क्योंकि ये तो हर किसी की इच्छा है कि फॉलोअर्स काफी हो, सब्सक्राइबर हो, वीडियो पे व्यू हो। मैंने एक चीज देखी, फर्जी सा ऊपर लिख देना, ऊपर कोई एक ही क्लास में सारे प्रश्न क्लियर, ठीक है, कम समय में ज्यादा नंबर कैसे लाए,
या अगर ये लाए ना, मैं वीडियो बना दूं एक, मुझे उसका तरीका भी है तुक्का, एग्जाम में तुक्का कैसे लगाए, एक भी प्रश्न नहीं होगा गलत, मेरे वो लाखों में व्यू आ जाए। इसका मतलब आप लोग रे ऐसे लोग हो जो ये सर्च करते रहते हैं कोई जुगाड़ हाथ आ जाए। मैं कहता हूं ना, मेरे वो विकास जी ने कहा था, पता नहीं किसने मेरे को कहा कि, हाँ किसी ने कहा, मैंने कहा ये एक ट्रिक बताइए इससे ये टॉपिक याद हो जाएगा। कुछ ही जो है ना बच्चे ने कहा, शायद पता नहीं मेरे किसी साथी ने कहा, भाई जी कोई इसी ट्रिक को नहीं के भाई पेपर ही सीधो पास हो जाए, पढ़नो ही ना पड़े। लो ਇਹ जो इन्होंने मतलब जुगाड़ की तलाश च रहने हैं। हुण मैं भी तुहाडे वर्गा हो गया, मैं भी इह चीज़ां बनाया करूंगा, उत्ते कोई मसाला मसूला लिख के ना। हालांकि मैं कंटेंट में ध्यान रखता हूं कि कंटेंट 2 दिन में मैंने एक क्लास से, तो बच्चे तो तलाशते ही रहते हैं, शिक्षण वीडियो का एक छोटा सा टॉपिक लाके ट्रिक बना के दे जाऊं, व्यू ही व्यू आ जाएंगे। फिर मैं क्या है कि कंटेंट अगर मेरा नहीं चलेगा, मैं भी लोगों की तरह, फिर मुझे भी मजबूरन होना पड़ेगा, क्या करूं। अभी तक तो मैं बच्चों का सोच रहा हूं, फिर बच्चे अगर मेरा नहीं सोच रहे तो संतु भैया क्या करेंगे। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक काम में ली जाने वाली विधि कौन सी है। देखो भाषा मापन की ना, मैं उस समय मापन में मैंने आपको करवाया नहीं, 3 विधियां होती है। पहली बात, मापन का प्रश्न जो है ना परीक्षा में आना ही नहीं चाहिए, तो ये फर्जीवाड़ा सा है। मापन जो है, मापन की 3 विधियां होती है। परीक्षा वाली यानी कि परीक्षण विधि होगी, ऑब्जर्वेशन करने वाली यानी कि निरीक्षण विधि होगी, और एक इन दोनों का मिश्रण हो गया, उसको कहते हैं मिश्रित विधि। कौन सी विधि होगी? मिश्रित विधि। तो ये कौन सी है काम में ली जाने वाली सर्वाधिक परीक्षा विधि? हाँ जी, इनमें कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? आकलन की सीमा कौन सी नहीं है भाई? आकलन समय की कमी, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व, संकल्पनात्मक त्रुटि, भय तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। बताइए कौन सी आकलन की सीमा नहीं है? चलिए शाबाश, एक प्रश्न तो आपके लिए आ गया। ये प्रश्न आपको कंफ्यूज करेगा, जो मुझे ये लगते हैं ना कि आसान सा है, तो वो मैं जल्दी जल्दी उत्तर लगवा देता हूं समय। अब ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था इसने एक बार पढ़ते ही। तो अब आप बताओ, आकलन आपको पढ़ाया था, असेसमेंट, कौन सी उसकी सीमा नहीं? आकलन से संबंधित क्या नहीं है? आकलन में समय कम लगता है क्या? प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व दिया जाता है क्या? संकल्पनात्मक की जो उसका कंसेप्चुअल जो है उसकी त्रुटियों का इसमें पता चलता है क्या? और भय व तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति मिलती है क्या? चलो, आकलन प्रतिस्पर्धा को, तुलना को कभी महत्व नहीं देता। मैं मानता हूं इसका उत्तर बी नंबर है। अभी आप भी कमेंट करके बताएंगे, आपको भी जोर लगना चाहिए। रीड 2022 L2 शिफ्ट 2 में आया था प्रश्न ये। मूल्यांकन व मापन के संबंध का निर्धारण किस सूत्र द्वारा किया जाता है? ये तो सबसे आसान है, ये प्रश्न तो आ गया तो आप निहाल हो जाओगे भाई। मूल्यांकन व मापन के संबंध का निर्धारण, तो आप पहले मूल्यांकन पढ़ोगे, मूल्यांकन के बराबर में क्या होगा? मापन प्लस मूल्य निर्धारण, मतलब उसका अंक कैसे, उसके गुणों के मूल्यों के आधार पर डिसाइड करना, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से, जल्दी जल्दी बता दिया करो, कमेंट कर लिया करो, करने हैं तो, नहीं करने तो फिर आप पढ़े रखो, कोई चक्कर नहीं है, दोनों ही बातें हैं। क्लास को शेयर करके आज 100 तक लेके जाना है। प्रश्न बहुत सारे लाया हूं, ये मत सोचना बाल विकास का एक टॉपिक है। आप हिंदी की शिक्षण विधि भी पढ़ रहे हो, आप दूसरी भाषा की भी पढ़ रहे हो, आप विषय चाहे आपका गणित, विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक कोई भी हो, सभी चल रहे हैं आपके इसमें निम्न में। क्योंकि मैं जुगाड़, मुझे ज्ञान बहुत कम हो सकता क्या है ही, ज्ञान नहीं है, लेकिन पेपर कैसे पास करना है ये मेरे पास जुगाड़, मैं कहता हूं बहुत शानदार है। अपने पास जुगाड़ है, सीधा सा बात, अगर आपको सीधी सी बात बताऊं। और एक आपको और वीडियो दी गई है, उसको देख लेना। लड़कियों के लिए खुशखबरी है, 35-40 हजार भर्ती सिर्फ लड़कियों के लिए आने वाली है। एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो, उसको जरूर देख लेना भैया आप, ठीक है। जो बहने हैं, 5-6 महीने का कोर्स है, कोर्स के तरीके, क्या सिलेबस रहेगा, सब उसमें बताया गया है। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। बिल्कुल आपने सही कमेंट करके बताया है, अभी क्षमता उसमें नहीं होती। 26 नंबर प्रश्न, जब बालक की परीक्षण द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, स्थायित्व समझते हो? ठहराव होता है, ठहराव समझोगे क्या? समानता, तो उसको क्या कहेंगे हम? भाई परीक्षा में मैंने उसका मूल्यांकन कर दिया, अब उसमें स्थायित्व है भी, कितनी बार ही उसको चेक किया जाए,
अब इसको आप समझने में दिक्कत आएगी। अगर यही बराबर इंग्लिश में लिखा होता ना तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। इंग्लिश कितनी आपकी बीपीएल हो, मतलब कितनी कमजोर हो, लेकिन इंग्लिश जो है ना वो बड़ी काम करती है, क्योंकि इंग्लिश एक वो लैंग्वेज है जिसमें एक ही वर्ड रहता है। उस परीक्षा को क्या कहते हैं? विश्वसनीय परीक्षा। प्रश्न संख्या 27, गुरलाल सर का इशारा आ गया कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई जाए। ठीक है जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। कौन सा? मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए, प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? प्रशिक्षण होना चाहिए मास्टरों का, उनको पता होना चाहिए कि सतत व व्यापक मूल्यांकन क्या है। सीसीई की बकायदा ट्रेनिंग हुई है टीचर्स की, सीसीई की। एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तु, तो ये व्यक्तिपरकता नहीं है। बड़ा मन करता है अभी मैं तो ना 1 5 5 10 10 मिनट की क्लास से लगाया करूं, फिर मेरे को ना मन में अपने आप ही आ जाता है। बच्चे कहेंगे गुरुजी भाई आप क्या ये हमें कंटेंट करा दिया करो, भाई परीक्षा में आपको टिप्स दूं, ये टिप्स दूं, वो टिप्स दूं। और जो मैंने देखे हैं क्या तो आलोचना करना, फर्जी फर्जी कमेंट पे लाखों व्यू आप दे जाते हो, मुझे ना इतना गुस्सा आता है। चलो छोड़ो, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य है। उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। ये इसका ठीक उत्तर है। पीपीटी को अच्छे से पढ़ लेना। मैं भी यूट्यूबर्स को देखता हूं, अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करता हूं, मेरे सामने वीडियोस आती हैं जब, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छे लोग भी हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छे लोग भी हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बालकों को धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। ठीक है। अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्र का पता लगाना, उत्पादक जीवन शैली के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पृष्ठ पोषण, इसको क्या कहेंगे हम? फीडबैक। क्या कहेंगे? फीडबैक। फीडबैक लेना और शिक्षा किस सीमा तक उनको उत्पादक जीवन की शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है कि आप अच्छा जीवन जी सकें। तो ये जो है ये इसका ठीक उत्तर है। अब कोई कुछ रोड़ की तोड़ हो गयो तो मेरा क्या है, क्लास फिर बड़ी हो रही है, बड़ी होने दो क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। फिर संकल्पनात्मक कंसेप्चुअल जो है इवैल्यूएशन निम्न के लिए अनुपयुक्त है। किसके लिए? श्रेणी ग्रेडिंग दी जाती है, उसमें नंबरिंग होती है। विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप, बिल्कुल। सत्रांत मूल्यांकन, सत्रांत मतलब सत्र के अंत में मूल्यांकन, बिल्कुल उस समय होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी, ये नहीं है। कैसी चल रही है प्रगति, कैसी नहीं, ये तो साथ साथ ही होगा फिर। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का, कि बच्चे अपने खुले विचार उसमें रख सकें, स्वतंत्र चिंतन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो 4 में से एक उत्तर ढूंढना है, तो ये कौन सा हो जाएगा? निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। प्रश्न संख्या 33, टाइम देख लूं भाई, टाइम भी खूब हो रहा है ना। मूल्यांकन की प्रक्रिया है, चलिए। उद्देश्य की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना और उपयुक्त सभी। मूल्यांकन की प्रक्रिया में उपलब्धि का निर्धारण, मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना। बताना, आप बताना भाई कमेंट करके। अनुदेशन के परिणामों की, परिणाम की तुलना, गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, उद्देश्यों की उपलब्धि के, ठीक है, सारे ही हैं भाई। चलिए, प्रश्न संख्या, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय क्या है? चलो वो देख लेना, अगर उसमें डाउटफुल हो तो कमेंट करके आप बता देना। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय क्या है? निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्त अंकों की, अंक बराबर है कितनी बार भी उसका जो रीचेकिंग हो जाए। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो ये जो विधियां होती है, प्रक्षेपी विधियां, हरमन रोशा शाही डब्बा परीक्षण, और वो विधियां हम पढ़ते हैं ना साइको में, तो उसमें आपको पता चलेगा। तो उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? वस्तुनिष्ठ नहीं होती वो विधियां, जो है वैज्ञानिकता लिए हुए नहीं होती। प्रश्न संख्या 36, एक परीक्षण, ये सारे के सारे पेपर प्रश्न
जो है ना पेपर में आए हुए हैं, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, मतलब एक ऐसा पेपर तो उसकी जिसकी कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, उसकी विशेषता और कमियों का जिसमें पता चल सके, तो वो कौन सा है? पता चलने के लिए तो निदानात्मक है ना, और अगर उसका इलाज करना है, समस्या का समाधान, तो क्या आ जाएगा? उपचारात्मक। अच्छा, क्या है? जिसमें एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं, उपलब्धि परीक्षण होगा भाई, थोड़ा चेक कर लेना किस क्षेत्र में उनकी विशेषताएं है, किसमें उसकी वो कमियां है, और ये तो उपलब्धि परीक्षण में अचीवमेंट में ही डालेंगे, और फिर निदानात्मक में क्या हो जाएगा? अब वो कमियां है, कमियां क्यों है? वो मान लो इतिहास में कमजोर है, तो क्यों है? इतिहास में कमजोर है, ये कमी पता चल गई। अन्य विषयों में बेस्ट है, ये विशेषता पता चल गई। अच्छा, इतिहास में कमजोर क्यों है? तो फिर देखेंगे कि इसमें जो सन वाले प्रश्न आए थे, तो ये इसको क्या है, समझने में दिक्कत आ गई। तो वो कठिनाइयों का पता करना कि ये जो कमी है बच्चे में, तो इतिहास में उसको कठिनाई क्या आ रही थी, तो उसका तो निदानात्मक होगा, और जब हम उसका इलाज कर देंगे उपचारात्मक। मेरे हिसाब से ये उपलब्धि परीक्षण है भाई, ठीक है, एक बार इसका उत्तर उपलब्धि परीक्षण ही मानना है। यह उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए हैं? अच्छा, ये उपयुक्त सोपान कौन कौन से हैं? शिक्षण, उद्देश्य, और फिर है अधिगम अनुभव, और फिर क्या है? फिर है जी मूल्यांकन। मुझे तो ये भी स्पीड में लिखना पड़ता है, राइटिंग का ध्यान ही रखते कि आपका समय खराब ना हो। बीएस ब्लूम ने दिए थे कि पहले उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, हमने देखा था ना ऐसे करके, उद्देश्य, यहां हमने उद्देश्य निर्धारित किया था, यहां हमने अनुभव लिखा था, बच्चे जो लर्न कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस हो रहा है, और यहां हमने क्या, इवेल्युएशन लिखा था, मूल्यांकन लिखा था। हाँ जी, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? कौन सा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों के ज्ञान की जांच करना भाई, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है, सामाजिक विज्ञान की विधियों में आ गया। अब ये 40 नंबर, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है भाई? विश्वसनीय हो, वैध हो, निदान हो, लेकिन नकारात्मकता, नेगेटिविटी उसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं भाई? ये पायलट स्टडी कहते हैं। अभी जल्दी जल्दी कुछ प्रश्नों के उत्तर लगवा दूं, फिर ये हो जाए कि काफी सारे प्रश्न हो गए, और फिर अपने थोड़ा सा स्लो कर देंगे। गुरलाल सर जब सामने आ जाते हैं ना, स्पीड बढ़ानी पड़ती है। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? यह एक मानकीकृत परीक्षण है, ठीक है। छात्र के स्कोर की तुलना उसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है, और क्या बात आ गई? छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो है ना परीक्षण, थोड़ा सा इसमें बताना जरूरी है। आदर्श संदर्भित परीक्षण जो होता है, वो क्या है कि उसमें बच्चों की तो आपस में तुलना की जाती है अन्यों के साथ, बिल्कुल ये सही बात है, ये मानकीकृत है, वैलिड परीक्षण है बिल्कुल। और क्या है? और राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है, लेकिन उसकी मानदंडों से कोई तुलना नहीं की जाती। मानदंड डिसाइड हो गए, उससे क्या तुलना करना? तो ये बात क्या असत्य है। बच्चों की आदर्श संदर्भित परीक्षण में बच्चों की आपस में तुलना की जाती है, राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार ये परीक्षण होता है, लेकिन मानदंडों के साथ क्या तुलना करेंगे? बच्चों के साथ इनकी तुलना। और जब आप मनोविज्ञान में पढ़ोगे ना, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, फिर हम ये कहेंगे कि बच्चों से तुलना करना ठीक नहीं। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन? योगात्मक कौन सा हो गया? समेटिव असेसमेंट। समेटिव हो गया। अध्यापक के छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर, अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित होना, शिक्षार्थी की उपलब्धियों का लगातार व्यवस्थित आकलन, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन। चलो 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 जल्दी जल्दी बताओ भाई। है कई बार ना रिट भी लगानी पड़ जाती है। अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया देना, ये गलत है। शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित होना, यह भी गलत है। शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, यह भी गलत है।
क्योंकि ये सारी चीजें किसमें होती है, ये हो गया, ये हो गया, ये किसमें होती है, ये तो रचनात्मक में होती है, फॉर्मेटिव में होती है। मतलब प्रश्न क्या बनना चाहिए था, कौन सा संबंधित है, तो संबंधित कौन सा आ गया, योगात्मक मूल्यांकन बिल्कुल सत्र के अंत में किया जाता है। हो गया, देगे ना चकमा, आपको ऐसे चकमा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 44, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा। मैंने आपको बताया था कि विश्वसनीय होना चाहिए, वैद्य होना चाहिए, उद्देश्य पूरे होगा, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, और एक विभेदीकरण बताया था कि बच्चे भिन्न भिन्न होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रश्न होने चाहिए, प्रश्नों का स्तर एक समान नहीं होना चाहिए। तो किस गुण की कमी है इसमें, विभेदीकारिकता की कमी है। वो क्लास देख लेना, वो जो आप कह रहे थे ना, एक दो बच्चे कह रहे सर समझ नहीं आई, फिर सुबह उठ के देखते हैं, फिर गुरु जी बहुत ही बढ़िया क्लास जी शुरू हो गए, सोन तो नजारा लिया था। फिर हुण तुसी जो प्रश्न करोगे, हुण तुसी कहोगे गुरु जी का बड़ा नजारा आ गया, तो नजारा आउंदा ही रहना है, ढंग ना क्लास देख लिया करो। चलो जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है, जो कि एनईएस और एसएस एग्जाम कराएगा, नेशनल एजुकेशनल सर्वे, स्टेट अचीवमेंट सर्वे जो एग्जाम करवाता है, सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों के बच्चों के लिए। परख PARAKH हो सकता है ना, तो परख की फुल फॉर्म, और एक SIQE सिक जो है इसकी स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म, और एक CCE की फुल फॉर्म, और एक FLN की, ये तो रट लेना, इनमें से तो पक्का आएगी एक फुल फॉर्म, ठीक है। तो परख एक मूल्यांकन के अंदर स्थापित किया गया है, यह फुल फॉर्म मैंने आपको पहले वाली क्लासों में करवा चुका हूं मैं। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, निर्माणात्मक, योगात्मक, CC, देखो लगातार मूल्यांकन, सतत व व्यापक मूल्यांकन, CC है ना, तो मानक जो है वो एक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। प्रश्न संख्या 47, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। मूल्यांकन का त्रिकोण हमने बनाया था ऐसे करके, ब्लूम ने जो दिया था, सबसे ऊपर शिक्षण उद्देश्य लिखे थे, और इसके बाद यहां अधिगम अनुभव लिखा था, और यहां क्या लिखा था, यहां लिखा था मूल्यांकन। ध्यान रखना ये क्या है, लर्निंग है, ठीक है, ये क्या है, ये टीचिंग है, लर्निंग टीचिंग। तो टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें नहीं है, प्रोसेस जो है ना, प्रक्रिया, शिक्षण की जो शैक्षिक प्रक्रिया जो है शिक्षण की शैक्षिक प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहले पर्पस डिसाइड होते हैं, फिर उसके बाद जो लर्निंग एक्सपीरियंस की बच्चे ने जो अनुभव किया, वो सीखा, उसकी जांच होती है। तो शिक्षण अनुभव नहीं होता, याद रख लेना भाई, अच्छे से रट लेना, अधिगम अनुभव होता है। अधिगम को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, इसको और नए बच्चों के लिए बता दूं, सीखना। तो सीखने का अनुभव शामिल होता है। शिक्षण तो हो गया सिखाना, टीचिंग क्या होता है, पढ़ाना, तो सिखाने का अनुभव नहीं, सीखने का अनुभव हो जाता है। शब्दों का ही तो सारा खेल है, शब्दां दी खेड सजना, तोले बिन बोले नी, खुशियां ही वंडियां ने, कदे दर्द फरोले नी, हास्यां चों लभदे आ जिंदगी दे राह सजना, जिउंदे जी दुनिया दे मुकने कदे रौले ने, जफ्फियां नू जफ्फियां ने, अड़ियां नाल खैने आ, जो पता नहीं अगे है ना की है, ਉਹ साडा हो जाता जिन्हों मिल लेने। वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन, अब देख लो, वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, त्रिमाही अगर परीक्षा है तो वो किसमें शामिल होगा, योगात्मक, समेटिव असेसमेंट होगा, और बाकी तो इसका क्या बताया हुआ है। 49 नंबर प्रश्न, एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए, एक उत्तम बेस्ट परीक्षण जो होगा वो क्या होगा, विश्वसनीय होगा, वैध होगा, विभेदकारी होगा, उपरोक्त सभी होगा। हाँ जी, सतत व व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन अवस्था को बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया गया है। बहुत अधिक विवरण को सम्मिलित करते हुए जटिल बनाया गया, अस्पष्ट बनाया है, क्योंकि विद्यार्थी को निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता। तो जटिल बिल्कुल नहीं,
अस्पष्ट बिल्कुल नहीं, केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन व विश्लेषण करने के लिए व्यापक, केवल शब्द आ जाए अस्पष्ट, जटिल, कठिन, ये ऐसा इसमें नहीं होता एजुकेशन में। तो बालक के जहां लिखा हो संपूर्ण व्यक्तित्व का, संपूर्ण का, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव, है ना, तो संपूर्ण व्यक्तित्व का, व्यापक जो है ये इसका ठीक उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहले तो उद्देश्य ढूंढ लो, जहां जहां उद्देश्य दिया है वो 1 नंबर पे आ जाएगा। चलो ठीक है, उद्देश्य के बाद आप मूल्यांकन ढूंढ लो, ये लास्ट में मूल्यांकन दोनों में दिया गया है। फिर मैंने कहा था शिक्षण अनुभव नहीं है, क्योंकि शिक्षण टीचर के द्वारा करवाया जाता है, तो ये गलत हो गया। अध्ययन अध्यापन परिस्थितियां क्या हो गई? ये हो गई अधिगम, अधिगम अनुभव, क्या हो गई? अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस। तो इसका ठीक उत्तर हो गया 4 नंबर। प्रश्न संख्या 52, बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन को माना है, क्या माना? अभी हमने पढ़ा था ना, बीएस ब्लूम वाला त्रिध्रुवीय माना था, त्रिध्रुवीय। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है, क्या अर्थ है अभी उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ? गुरुजोन सौ चढ़ गयो। शिक्षण जिसमें कमजोरियों का पता चले, कमजोरियों का पता चले वो कौन सा है? वो तो है जी निदानात्मक, कौन सा? डायग्नोस्टिक। शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का संशोधन हो, शिक्षण जिसमें कमजोरियों के कारण का पता लगे, तो कारण का पता लगे, वो भी क्या हो गया? त्रुटियों का संशोधन। मत त्रुटि का मतलब क्या है? समस्या, कठिनाई उसको क्या आ रही है, वो बाधाएं क्या आ रही है। संशोधन करने का मतलब है जो कठिनाई आ गई उसका समाधान करना। लर्न जो है लैंग्वेज चेंज कर दी, जिसमें छात्रों की त्रुटियों का संशोधन हो। और यहां अगर ये आ जाता छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, तो ये भी क्या हो जाएगा? निदानात्मक। हाँ जी, कौन सा निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का गुण नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, भाव अभिव्यक्ति के गुणों की पालना, समस्या के प्रति स्वयं का दृष्टिकोण, परीक्षा फल में विश्वसनीयता। बिल्कुल ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न विश्वसनीय होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं होते। विभेदीकरण वह गुण है जिसमें किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक विद्यार्थी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर भिन्न भिन्न शब्द आ गया, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट होते हैं, तो उनके अनुसार इसका होता है। प्रश्न संख्या 56, निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो मूल्यांकन 2 तरह का था, निर्माणात्मक और गुणात्मक। ठीक है, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? प्रगति पर गौर करना है, उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, ग्रेड्स प्रदान करना। तो निर्माणात्मक पहले वाला हो गया, तो उसमें क्या है? प्रगति पर गौर करना, उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। ठीक है क्या? आप भी कमेंट करके बता दें, कई बार उत्तर क्या है थोड़ा सा सही गलत लग जाता है। फ्लो में दबाव को कम करने में परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक क्या है? बच्चे का दबाव कम करना है, तो कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय की शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक व अर्धवार्षिक परीक्षाएं, कम दबाव थोड़ी करेंगे। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए एजेंसी की स्थापना करके क्या तीर मार लेंगे? एजेंसियां पहले ही बहुत है। विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का नहीं, तो कम अवधि में जो हो ना, वो इससे बच्चों का दबाव कम हो जाएगा। 58, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वैधता, वस्तुनिष्ठता। बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी, कौन सा नहीं है? इवैल्यूएशन नहीं है, मूल्यांकन नहीं है। प्रश्न संख्या 59, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित, कौन सा परीक्षण जो है वो किया जाएगा? क्या कि कोई विशेष कार्यक्रम है या प्रशिक्षण है, करवाया गया, मैंने आपको पढ़ाया, तो उसकी जांच के लिए, तो वो कहां तक सफल हुआ, तो उसकी जांच के लिए क्या उपलब्धि परीक्षण होगा। अगर मैं साथ साथ कुछ पूछता रहूं तो वो कौन सा हो जाएगा? रचनात्मक हो जाएगा। और उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से, 3 प्रकार से। तो उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार से? 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 61, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? अब वही इसमें समस्या ही है, बोर्ड ने अनुपातिक मापनी को माना है, ठीक है, शून्य वाली को, लेकिन क्या है, जो गूगल है, देखो ये मनोविज्ञान इससे सीखता हूं मैं, भांजी है ये, ठीक है, और मनोविज्ञान में क्या है, उसका मन है कि जल्दी जल्दी अंदर जाऊं, ये देखो क्या चल रहा है। नामित मापनी मानता है, लेकिन अपने को अनुपातिक मापनी माना है। ये शायद मेरे से प्रश्न पूछा भी था किसी ने,
हरियाणा से किसी स्टूडेंट ने पूछा था शायद। हाँ, सतत व व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के, अच्छा ये ना जब प्रत्येक पहलू और सब आ जाए ना, संपूर्ण प्रत्येक वो आ जाए ना, तो इसका उत्तर क्या होता है, यही होता है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्न में से किस आकलन सूचन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये सीधा सही है। पर्यावरण में आप अवलोकन करते हैं, चर्चा करते हैं, प्रयोग करते हैं, साक्षर पता नहीं सारा कुछ करते हैं, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण उसमें नहीं होता। ये गुरलाल सर ने अपनी तरफ से प्रश्न डाला है, ये मेरा फेवरेट प्रश्न है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल आ जाए ना तो बस। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना व उसमें सुधार। कितना देखो 2012 में, 2022 में और पता नहीं कहां कहां आ गया। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन कौन सा नहीं है? दोबारा आ गया शिक्षण अनुभव नहीं है। आगे विश्लेषण में यह पाया गया है कि एक परीक्षण उन पहलुओं को पर्याप्त रूप से नहीं माप पाया जिनके लिए उसे बनाया गया था। परीक्षण खराब है, मतलब परीक्षण में क्या चीज खराब है कि जिस काम के लिए बनाया गया था उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई। तो आप समझ ही गए, अभी हमने देखा था जो उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता तो कौन सा, वैधता की उसमें कमी है। परीक्षण की डैश डैश का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। दो भिन्न अवसरों पर एक ही, भाई कितनी बार उसको चाहे चेक कर ले लेकिन उत्तर एक ही आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विश्वसनीयता लिए हुए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? क्यों उसको कहते हैं कि बढ़िया है? क्योंकि इसमें निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, वैज्ञानिक मूल्यांकन होता है। मन तो करता है एक एक प्रश्न की व्याख्या करूं। चल अपने नेक्स्ट टाइम ना जो है, क्योंकि आप कई दिनों से मेरे से पढ़ रहे थे तो मैंने करवाया हुआ, तो उसमें तो अपने कम प्रश्नों की व्याख्या किया करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। निम्न में से कौन सी एक मूल्यांकन की विधि नहीं है? साक्षात्कार, तैयारी, प्रश्नावली, चेकलिस्ट। तो तैयारी कोई विधि थोड़ी होती है। प्रश्न संख्या 70, निबंधात्मक प्रश्नों के लिए क्या सही है? अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, वस्तुनिष्ठता नहीं होती क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में होती है। लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है, बिल्कुल विश्वसनीयता लिए हुए नहीं होते। सबसे विश्वसनीय तो क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होते हैं। तो इसका मतलब दो तो गलत है, इसमें 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। इनको पढ़ लेना भाई, वस्तुनिष्ठ और इनको थोड़ा सा, बाकी तो जो बातें मैंने करवा दी इतने इनमें से आती है बात। तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणात्मक मूल्यांकन के दो प्रकार पढ़े, गुणात्मक और निर्माणात्मक। निर्माणात्मक में हमने पढ़े थे कि मौखिक, जो लिखित, प्रायोगिक वो सारे होते हैं, और गुणात्मक में आगे कई प्रकार पढ़े थे। मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त उपकरण कौन सा नहीं है? समानुदेशन, मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी। तो निर्माणात्मक में कौन सा नहीं है? सत्र परीक्षा नहीं है, सत्र परीक्षा नहीं है। परीक्षाएं जितनी की जितनी है वो सारी किसमें, वो दूसरे वाले। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन में ये नहीं है। निम्न में से कौन सा उपलब्धि परीक्षण का व्यवहारिक उपयोग है? कितना का टाइम हो गया भाई, खत्म करें फिर। कौन सा उपलब्धि परीक्षण का व्यवहारिक उपयोग है? या छात्रों के बारे में व्यवसायिक निर्णयों में मदद करता है, या उस सीमा का मूल्यांकन करने में मदद करता है जिस शिक्षा के उद्देश्यों को हासिल। तो व्यवसायिक निर्णय तो क्या हो गए? यह सभी संकाय के सामंजस्यपूर्ण विकास का वर्णन करता है, व्यक्ति के सभी प्रकार के निर्देशात्मक। तो ये हो गया, उस सीमा का मूल्यांकन करने में मदद करता है जिस शिक्षा के उद्देश्यों को, भाई शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो हासिल हुए नहीं हुए, तो मतलब वो सीमा का पता इससे चलता है। सीमा कोई हमारी कोई बहन सीमा वो नहीं। सीसी प्रणाली के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाता है, लो, प्रगति की पहचान करता है, प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है, योजनाओं की पहचान करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। तो ये सीधा ही हो गया ना, प्रतिस्पर्धा की भावना थोड़ी बढ़ाएगा, ये हो जाएगा। सीसी का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है सीसी का भाई? क्लस्टर सेंटर फॉर एवल्यूएशन, करिकुलम कंटिन्यू एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन। चलिए प्रश्न संख्या 75, निम्न में से कौन सतत एवं
व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता। संचित अभिलेख दत्त कार्य, दत्त कार्य क्या हो गए भाई, ये तो हिंदी में लिखा हुआ है प्योरली। अभिभावक शिक्षक बैठक थोड़ी होगी इसका। दत्त कार्य को क्या कहेंगे भाई, इंग्लिश वर्ड नहीं याद आ रहा। असाइनमेंट, क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे असाइनमेंट, उसको दत्त कार्य कहते हैं। तो अभिभावक शिक्षक बैठक जो है इसका एक भाग नहीं हो सकता। सीसी में कितने प्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन है, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मेटिव का, ठीक है, और एक बताया था सम्मेटिव का। सम्मेटिव का, तो सम्मेटिव जो है उसमें सारा का सारा, इसको हम योगात्मक भी कह सकते हैं और उसमें गुणात्मक भी इसका नाम दिया हुआ है। और इसका क्या है, निर्माणात्मक नाम भी होता है, निर्माणात्मक, ठीक है, और एक इसको हम संरचनात्मक या रचनात्मक भी कह सकते हैं। अभी जो चल रहा है इसमें 40% इसका है मूल्यांकन है, कितने प्रतिशत, और ये 60% है। इसमें सारे के सारे जो परीक्षाएं हैं, लिखित परीक्षाएं जो हैं, वो सारी की सारी इसमें आ जाती हैं परीक्षाएं। और दूसरा का सारा, अभी आपको पूछा था कि निर्माणात्मक परीक्षण का भाग नहीं है, तो उसमें 17 परीक्षाएं हमने पढ़ा था, तो इसका ठीक उत्तर है 40%। अगर ये अभी आपको बात समझ नहीं आ रही तो लास्ट क्लास 2 क्लासें लगाई है मैंने इस पे, बड़ी शानदार शानदार, उनको देख लेना। समझने में दिक्कत आएगी तो थोड़ी सी समस्या आएगी, पर आपको पता है अच्छा मैटर, अच्छी किताब में अच्छे लोग जल्दी से समझ नहीं आते। रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है, सत्र की अवधि विशेष में शिक्षार्थी के कौशल का मूल्यांकन अवधि विशेष नहीं होती, शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है, शिक्षार्थी प्रक्रिया पर केंद्रित है, शिक्षण संस्थानों में बहुत अधिक मान्यता दी गई है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को तुरंत सुधारना। तो ये शिक्षार्थी पर केंद्रित है, मतलब शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया जिसको हम कह सकते हैं, या शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ये मान लो कि चाइल्ड सेंटर इवेल्युएशन, तो क्या हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर इवेल्युएशन। तो वैसे भी कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव ये भी हो गया, तो चाइल्ड सेंटर पर शिक्षार्थी केंद्र आधारित होता है। ये सत्र की अवधि विशेष नहीं होगा, क्योंकि अवधि विशेष के बाद जो परीक्षण लिया जाता है वो कौन सा, वो योगात्मक हो जाएगा, सम्मेटिव हो जाएगा, फॉर्मेटिव में वो नहीं होता। चलिए प्रश्न, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो आपको कल दिखाया था, सतत व व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि वह अनिवार्य है, क्रियान्वित करना सरल होता है, न्यूनतम सूचना प्रदान करता है, विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। लास्ट नंबर उत्तर इसका ये है। और उपचारात्मक शिक्षा, रेमेडियल टीचिंग का हेतु, हेतु मतलब क्या होता है, देखो हेतु आ गया, हिंदी में उद्देश्य आता है, अब हेतु लिख दिया, लेकिन इंग्लिश में इस तरफ जरूर पढ़ना प्रश्नों का इंग्लिश में। तो पर्पज पूछा है कि इसका पर्पज क्या है, नई भाषा वस्तु को दाखिल मतलब उसको इंट्रोड्यूस करवाना, तत्कालीन पढ़ाई वस्तु को की कसौटी सही तरीके से न पढ़ाई की भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना, पढ़ाई की भाषा वस्तुओं को फिर से पढ़ना, ये है इसका उत्तर। क्यों है ये, निदानात्मक में यह पता चल गया कि जो पढ़ाया गया या बच्चे ने पढ़ा तो उसको कठिनाई कहां आ गई, समस्या कहां आ गई। अब हमें पता चल गया इसमें समस्या आ रही है, तो फिर उस चीज को हम फिर से बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे नहीं ऐसे याद करो। तो इसका ठीक उत्तर ये हो गया। और आज की क्लास यही खत्म होती है, मिलते हैं कल फिर 8:30। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।